किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। नए वित्तीय वर्ष के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य तय। प्रदेश में 20 दिसंबर तक पूरा होगा रबी की बुआई का लक्ष्य। आगामी वित्तीय वर्ष में नई फसल बीमा योजना लाने की तैयारी। 23 दिसंबर को मनाया जाएगा किसान सम्मान दिवस। प्रदेश के सूखाग्रस्त 50 जिलों में बीज अनुदान बढ़ाया गया। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश में राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2016-17 के लिए गेहूं समर्थन मूल्य 1525 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। शासन की ओर से इस बारे में सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, खाद्य आयुक्तों और विभागीय अधिकारियों को सर्कुलर भेजने के साथ अधिकारियों का इसका अनुपालन करने का निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने 20 दिसंबर तक हर हाल में रबी की बुआई के लिए 98 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य पूरा कर लेने का भरोसा केंद्र सरकार को दिलाया है। प्रदेश में अब तक करीब 55 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई पूरी हो चुकी है। यह जानकारी प्रदेश के कृषि विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री को दी गई, जो सभी राज्यों के कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी की बुआई का हाल मालूम कर रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार नए वित्तीय वर्ष में नई फसल बीमा योजना लाने की तैयारी में है। इसके माध्यम से बीमा प्रीमियम को कम करने और दावों का जल्द निपटान सुनिश्चित करके अन्य विसंगतियों को दूर किया जाएगा। साथ ही सरकार किसानों की हालत में सुधार के लिए किसान नीति की समीक्षा भी करेगी। इसके लिए जल्द ही एक समिति का गठन भी किया जाएगा। देश में सूखे से उत्पन्न हुई समस्या की चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में सरकार ने किसान आयोग बनाया था, जिस पर समीक्षा की जरूरत है। जल्द ही एक समिति का गठन कर इस किसान नीति की समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री के अनुसार वर्ष 2017 तक देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य कृषि मंत्री के अनुसार यह आयोजन राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर होगा। परंपरागत खेती, कृषि विविधीकरण और औद्यानिक खेती के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले किसानों तथा उद्यान, डेयरी, पशुपालन और शाक भाजी उत्पादन के क्षेत्र में चयनित किसानों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर किसान गोष्ठियां और किसान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में 2015-16 के 50 सूखा प्रभावित जिलों में किसानों को राहत देने के लिए प्रमाणित बीजों पर अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का निर्णय किया गया है। वर्ष 2014 और वर्तमान वर्ष 2015 में प्रदेश में कम वर्षा के चलते किसानों के सामने काफी दिक्कतें आने की वजह से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है, जो जिलों के सूखाग्रस्त घोषित रहने की अवधि तक के लिए लागू रहेगा। गेहूं के लिए केंद्र द्वारा पहले से घोषित 1000 रुपए प्रति क्विंटल तथा राज्य द्वारा 400 रुपए प्रति क्विंटल के अलावा 600 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त अनुदान प्रमाणित बीजों के प्रमोशनल श्रेणी की प्रजातियों पर देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है। दलहनी फसलों के तहत केंद्र सरकार से दे अनुदान के अलावा राज्य सेक्टर से अनुमान्य अनुदान 800 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त 1700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से व रबी की तिलहनी फसलों के प्रमोशनल बीजों पर केंद्र सरकार से दे अनुदान के अतिरिक्त राज्य सेक्टर से 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। यह अतिरिक्त अनुदान राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाइयों, मटर की खेती में फूल आने के समय आवश्यकता अनुसार एक सिंचाई करें और दाना बनते समय दूसरी सिंचाई करें। बुकनी रोग दिखाई देने पर इसकी रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। देर से बोई गई सरसों की खेती में विरलीकरण अवश्य करें तथा बुआई के 30 से 35 दिन बाद आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। तेज हवाओं के कारण गन्ने की खेती में यदि फसल गिर गई हो तो उसे खड़ा करके बधाई करें तथा अंतर फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई के बाद उर्वरकों का प्रयोग करें। बैंगन की खेती में आवश्यकता अनुसार सिंचाई, निराई गुड़ाई करें तथा बसंतकालीन फसल हेतु नर्सरी में बीज की बुआई करें। टमाटर तथा मिर्च की खेती में झुलसा रोग से बचाव के लिए 0.2% मैंकोजेब का छिड़काव करें। प्याज के पौधों का आर्द्रगर्भ रोग से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव करें।
आम के बागों में गुजिया कीट को वृक्षों पर चढ़ने से रोकने के लिए वृक्षों के तनों पर पॉलीथीन की 25 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लपेटकर टेप लगाएं तथा प्रत्येक पेड़ में क्लोरोपाइरीफास 1.5% 250 ग्राम की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई करके मिट्टी में मिलाएं। आइए अब जानकारी लेते हैं ताजा मंडी भाव की। धान आजमगढ़ में 1,650 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,480 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 1,450 रुपए प्रति क्विंटल। बात अगर सब्जियों और फलों के भाव की करें तो प्याज आजमगढ़ में 1,680 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,800 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर आजमगढ़ में 1,590 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1,350 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 1,700 रुपए प्रति क्विंटल। लहसुन आजमगढ़ में 8,350 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 6,600 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 6,025 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 5,500 रुपए प्रति क्विंटल। सेब आजमगढ़ में 5,420 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 3,350 रुपए प्रति क्विंटल, आगरा में 4,190 रुपए प्रति क्विंटल, गोरखपुर में 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, हम आपको नई से नई जानकारी देते रहते हैं जिससे आप अपनी खेती को अच्छा कर सकें, मछली पालन कर सकें, दलहनी फसलों को अच्छा कर सकें, तिलहनी फसलों को अच्छा कर सकें, मतलब कि कृषि से जुड़े हुए सभी आयामों की हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे मत्स्य पालन की, और वो भी आपके बीच के ही एक प्रगतिशील किसान हैं जो इसकी जानकारी देंगे। जी हाँ, हम आपसे परिचय कराते हैं उनका। ब्रज किशोर जी, जो शाहपुर मझगवां लखनऊ से आए हैं। ब्रज किशोर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। ब्रज किशोर जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं? हमारे परिवार में 5 लोग हैं जी। हमारी पत्नी जी हैं, हमारे 2 बेटे हैं, एक लड़की है। हम लोग 5 लोग हैं सदस्य जी परिवार। तो ये 5 जो एक परिवार में आपके 5 सदस्य हैं, तो इन सदस्यों से आपको क्या मत्स्य पालन में कुछ फायदा मिलता है? मतलब ये कहीं ना कहीं से मदद करते हैं आप? जी 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 जी। कैसे करते हैं? हमारी पत्नी जी
कभी 1 एकड़ का तालाब है जी, जो सुबह जो है बच्चों को खाना बना देती, स्कूल चले जाते हैं। और स्कूल से जब हमारे बच्चे लौटते हैं तो सारे तालाबों का निरीक्षण करते हैं कि कोई मछली मर तो नहीं रही जी। है, क्या दवा डालने वाली है, क्या मछली को चारा देने वाला है, कोई गंदगी तो नहीं फैल रही है। इस तरह की हमारी मदद करते हैं। मतलब जो आप बात कर रहे हैं ये तो एक वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं कि क्या गंदगी हो रही है, मछली मर रही है कि नहीं मर रही है। थोड़े से आपका नजरिया भी जानना चाहते हैं कि जो आपने बताया कि मछली मर रही है कि नहीं मर रही है, काफी बार ऐसा देखा जाता है कि मछली अपने आप मर करके तैर के ऊपर आ जाती, तो ऐसी दशा में आप क्या करते हैं? सर इसी दशा में हम करते हैं, चूना डालते हैं। पहली चीज तो हमारे यहाँ चूना डालते हैं, वो कैंसर रोग हो जाता है, चूना डाल देते हैं तो 2 घंटे बाद वो मरना बंद हो जाती है। फिर हम जाकर के जो है डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बताता है कि इसको कैंसर हो गया है, किस तरह की बीमारी हुई, उस प्रकार से हम दवा लाते हैं, दवा को डालते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने पहले से ही इसकी जो है 1-2 मछली मरी और आपने तुरंत ही उसका इंतजाम पहले से ही कर लिया, ऐसा भी कुछ होता है? जी जी, हमारे पास अब तो अवेलेबल रहती है दवा हमारे पास कि जिस तालाब में मछली को जैसे ही रोग लगता है डालते हैं, डालने के 2 घंटे बाद हमारे तालाब की मछलियां मरना बंद हो जाता है। जी, तो आपने बताया कि डॉक्टर आकर के देख लेते हैं और तुरंत जो है मछलियों को मरना बंद हो जाता है, दवा भी दे देते हैं। तो क्या इतनी सुगमता रहती है इन डॉक्टरों में कि तुरंत आकर के आपकी बात सुन करके तुरंत आ जाएं? जी नहीं, हमारे यहाँ ब्लॉक पे डॉक्टर उपलब्ध हैं। अच्छा, क्या बात? तो पहले हम फोन से बात कर लेते हैं कि हमारी मछलियां किस लिए मर रही, कौन सी बीमारी हुई। मैं वहां पहुंच जाता था, अब इस समय तो फोन पे ही बता देते हैं कि हमारी मछली को कौन सा रोग हुआ, क्या हुआ, तो तुरंत उपचार के लिए बताते हैं कि ये दवाई डाल दो, प्रोमैक्स डाल दो, ये डाल दो, तो तुरंत वो जो है 2 घंटे बाद मतलब कहीं ना कहीं रुक जाती है। मतलब वो फोन से बताते हैं और बताने के बाद में आप लोग तुरंत जो है उसका उपचार शुरू कर देते हैं, कौन सी दवा डालनी है, कैसी दवा डालनी है। जी, तो ये तो एक प्रगतिशील किसान ही समझ सकता है इतनी जल्दी किसी भी बात को, क्योंकि बहुत ही बारीक बातें हैं जो कि समझने के बाद में आपको काफी अच्छा फायदा हो सकता है, आप उससे लाभ ले भी सकते हैं। तो तालाब में आपने बताया कि गंदगी भी होती है जो आपके बच्चे देखते रहते हैं, तो बच्चे ने आके आपसे कहा कि पापा पिताजी मेरा तालाब गंदा हो रहा है, तो गंदगी का मतलब क्या है, क्या गंदा हो रहा है आखिर उसमें? सर बाहर का पानी ना आने पाए, बाहर का पानी इसलिए ना आने पाए, बाहर से मान लीजिए पानी आता है तो उसके साथ गंदगी आती है, कोई बैक्टीरिया बाहर से आता था जो हमारी मछली को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए हम चूने की व्यवस्था कर रखे हैं। जो बाहर से पानी आता है उसमें चूने की व्यवस्था कर रखे हैं जिससे बैक्टीरिया नष्ट हो जाए, मछलियों को हमारी नुकसान न पहुंचे, कोई बीमारी न लगे। तो गंदगी के तौर पर चूना डाल करके आप कर देते हैं? जी। तो क्या किन प्रजातियों को आपने चुना हुआ, मतलब कौन सी प्रजातियां हैं मछली की? सर हमारी सबसे पहले तो कतला हमने और रोहू और नैन 3 प्रजातियों को चुना है। इसलिए हमने प्रजातियों को चुना है कि कतला सबसे ऊपर रहता है, नैन रोहू बीच में रहता है, नैन सबसे नीचे रहती है। जी। 3 प्रजातियां इसलिए चुना है कि धूप का जो सर्किट है वो 3 फीट पानी को पार करता है। क्या बात है जी, तो उससे जो है हमारे मछलियों को ऑक्सीजन मिलती है और बढ़वार भी इनसे बहुत तेज होती है जी। तो इसलिए हमने 3 मछलियों को पाल रखा है। मतलब ऊपरी सतह, मध्य सतह और निचली सतह। जी जी जी। तो इन तीनों सतहों पर जाकर के धूप जाती है, उससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी होती जाकर के, जी जी, तो उनका जीवन आगे बढ़ता रहता है। जी, आपका मतलब यही है? जी। तो इन तीनों मछलियों की जो प्रजातियां हैं इनमें सबसे अच्छा उत्पादन कौन सी होती है, मतलब किसका भार जल्दी तेजी से बढ़ता है? सबसे पहले तो भार बढ़ता है कतले का, उसके बाद रोहू का बढ़ता है, सबसे नीचे नैन होती है। सबसे पहले हम ऊपर चारा डालते हैं तो भाखुर खाता है, कतला जिसको बोलते हैं हम, तो वो खाता है। उसके बीच में जो जाता है वो रोहू खाता है, फिर उससे नीचे जो गिर जाता है उसको नैन खाती है। तो सबसे बड़ा भार होता है वो कतले का। जो हमारी कतले प्रजाति है वो सबसे भारी प्रजाति है। वो इसलिए कि सबसे पहले जब आप चारा डालते हैं सबसे ऊपरी सतह में रहती है और उसको खा लेती है, ये कारण है? जी जी कि कुछ ऐसी उसमें प्रजातियां के उसमें लक्षण है कि वो आगे आप जल्दी बढ़ती है? नहीं, उसकी कुछ प्रजाति ऐसी है कि सबसे पहले वो ज्यादा जो है बढ़ती है। 1 साल में 1.5 किलो 2 किलो की हो जाती है, कम से कम 8-9 महीने में 1.5 किलो 2 किलो की हो जाती, और रोहू 1 किलो हो जाता है। नैन हमारी 250 ग्राम आधा किलो की रह जाती है। सबसे फास्ट कतला बढ़ता है हमारा। तो ये जो तीनों ही मछलियां तो एक ही तालाब में है, एक ही तरीके का भोजन दे रहे हैं, तो ये जो असमानता आ रही है वजन में, क्योंकि किसी का वजन 1.5 किलो हो रहा है, किसी का 1 किलो हो रहा है, किसी का
250 ग्राम ही रह जा रहा है। जी, तो जी। ये समानता इसमें आप कैसे लाते हैं? किस तरीके से भोजन देते हैं इनको? सर इसको भोजन देने में हम जैसे ऊपर गोले बना लिया, फिर भोजन के गोले हमने बना दिया, ऊपर डाला, तो सबसे पहले हमारा कतला खाएगा। जी। जो कतला होता है वो हमारा सबसे पहले भोजन लेता है, उससे जो बचा खुचा जाता है वो रोहू लेता है, और उससे जो बचा खुचा होता है वो नैन खाती है। जी। तो इसलिए सबसे पहले प्रजाति बढ़ती है वो। जी। तो ये जो प्रजातियां हैं भोजन भी इस टाइप से ऐसे कर लेती हैं, तो इनके लिए क्या एक जो सामान्य भार होता है वो किस दृष्टि से आप देखते हैं उसको, कि 1 किलो सही है कि 1.5 किलो सही है कि 250 ग्राम सही है? क्योंकि तीनों अलग अलग भार हैं। जी, तो जो बाजार में सुगमता से बिक जाता है, जिसमें आप लोगों को अच्छे दाम मिल जाते हैं, वो भार क्या है? सर वो भार है 1 किलो। 1 किलो का जो मछली होती है उसका भार मार्केट में आसानी से बिक जाता है और अच्छे पैसे में बिक जाता है। और आधा किलो का जो होता है वो भी आसानी से बिक जाता है, लेकिन उससे छोटा जो भार होता है उसका रेट कम हो जाता है। तो 1 किलो से ज्यादा मछली होनी नहीं चाहिए, और आधा किलो 1 किलो का रेट बहुत अच्छा मिलता है हमको। जी। और जो छोटी मछली होती है उसका रेट हमको नहीं मिल पाता है। रेट कम मिलता है? जी। तो कम रेट मिलता है तो ऐसे में उसका दाम जो है कैसे बढ़ाए जाते हैं, मतलब क्या? और आप ज्यादा सर उसको हम छोड़ देते हैं थोड़े दिन और बढ़ने के लिए। 1 साल में हमारी नैन मछली जो है वो उत्पादकता लायक नहीं होती है, तो हम जो मछली बड़ी होती है उसको बेच देते हैं, उसको थोड़ा 1-2 महीने रोक लेते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं। अच्छा, उसके बाद में कुछ समय तक पानी में पड़ी रहती है, उसके बाद उसका वजन बढ़ जाता है। जी, तब आप बेचते हैं? जी। मतलब आपको पूरा अपना दाम चाहिए जो आप लागत लगाते हैं। जी जी। तो ये आपने बताया था कि 1 एकड़ खेत में जो है, 1 एकड़ तालाब में आप जो मछली पालन कर रहे हैं, तो अमूमन कितनी लागत आ जाती है और उससे क्या फायदा हो जाता है? सर उसमें 50-60 हजार रुपए आ जाती है हमारी लागत, बच्चे से लेकर के खिलाने पिलाने में। मतलब बेचने तक, बच्चे डालने से लेकर के बेचने तक? जी। और वो भी बाजार तक कि आपके? जी तालाब जी, नहीं तालाब तक सर। तालाब तक आ जाती है जी। और 1 एकड़ में हम 3-4 लाख की मछलियां आसानी से बेच लेते हैं। 3-4 लाख रुपए बेच लेते हैं एकड़? जी जी जी। क्या बात है, ये तो काफी अच्छा फायदा है और बहुत ही कम समय में फायदा है। जी। तो इसीलिए आपने चुनाव किया हुआ है मत्स्य पालन का। जी। तो ये क्या मछली पालन जो आप ये कर रहे हैं, इतना अच्छा लाभ ले रहे हैं, क्या मछली पालन पर ही सिर्फ निर्भर है कि इसके अलावा कुछ खेती भी करते हैं? सर खेती भी करते हैं हम। हमारे पास 5 बीघे जमीन है जिसमें हम सर गेहूं धान लगाते हैं, और हमारे पास 2 भैंसे हैं, 1 गाय है, जिससे हम दूध का भी काम करते हैं और अपनी खेती बाड़ी का भी काम करते हैं। मतलब मत्स्य पालन में भी अच्छा लाभ ले रहे हैं, उसके अलावा पशुपालन भी कर रहे हैं। पशुपालन में भी आपने गाय और भैंस रखी हुई है। जी। तो जैसे कि मत्स्य पालन में एक वैज्ञानिक नजरिए से आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, तो क्या पशुपालन में भी कुछ ऐसी प्रजातियां रखी हुई है जिससे आपको दूध अच्छा मिल सके? जी जी। तो गाय की और भैंस की दोनों की हम प्रजातियां जानना चाहेंगे। सर गाय तो हमारी सर देसी है, लेकिन जो भैंस है हमारी वो प्रजातियां हरियाणा की हैं। जी। सर वो 8 से 10 लीटर दूध देती हैं, और एक भैंस हमारी ब्याई हुई है, 8 से 10 लीटर दूध दे रही है। एक अभी सर ब्याने वाली है। 2 भैंस 1 गाय हम रखे हुए हैं। देसी प्रजाति की सर हमारे पास गाय है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की है। आपने बताया कि देसी प्रजाति है और भैंस जो आप रखी हुई है वो 8 से 10 लीटर दूध दे रही है। तीसरी बात आपने बताई कि वो अभी ब्याई है। तो हम बात इस पर ब्याने पर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे किसान भाइयों ने तो समझ ही लिया कि कौन सी गाय रखनी चाहिए और कौन सी भैंस की प्रजाति रखनी चाहिए, और अमूमन हमारे किसान भाइयों को पता भी है। पशुपालन हमारे इतने समझदार हैं, हमारे किसान भाई हर एक चीज जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद चुनाव करने के बाद आगे बढ़ते हैं अपने काम में। तो ये जो ब्याने की आपने बात की, तो आपकी जब ये ब्यात हुई तो उसके लिए आपने क्या क्या देखभाल की, ब्याने के पहले और ब्याने के बाद में? सर उसकी देखभाल हम करते हैं कि कहीं गंदगी से कुछ उसको नुकसान ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए। चारे का ध्यान रखते हैं, हरे चारे का ध्यान रखते हैं, और दाना चोकर का ध्यान रखते हैं कि इसको समय पर दिया जाए। कौन सा भोजन, कैल्शियम का ध्यान रखते हैं कि किस समय कौन सा कैल्शियम देना चाहिए, ताकि वो कमजोर न होने पाए और दूध भी हमको पर्याप्त मात्रा में दे। जी। तो ये जो आपकी वैज्ञानिक दृष्टि जो आपकी बनी है जा करके,
ये क्या हमारा कार्यक्रम लगातार देखते रहते हैं कृषि दर्शन, या कहीं और से भी आपने कुछ कहीं प्रशिक्षण लिया हुआ है, या और भी कहीं गए हुए इन चीजों को समझा हुआ है? जी जी, ये कृषि दर्शन के माध्यम से हम कृषि दर्शन देखते रहते हैं। इसी माध्यम से किसानों का कार्यक्रम देखते रहते हैं कि कैसे गाय को पालना चाहिए, कैसे भैंस को पालना चाहिए, किस तरह मछलियां पालना चाहिए, किस तरह खेती करना चाहिए। सारी चीजें हम कृषि दर्शन चैनल से देख करके किए हैं। जी, दर्शकों ये बात समझ लीजिए और सोच भी लीजिए कि अगर हमारा कार्यक्रम लगातार देखेंगे तो आप तो आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे ही, और आपको ये मौका निश्चित तौर से मिल सकता है कि आप भी यहां पर आकर के बैठे और सबको एक राय दे अपनी, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब तक सीख चुके होंगे। तो दर्शकों, अब बात करते हैं दोबारा अपने प्रगतिशील किसान ब्रजकिशोर जी से। तो आपने बताया कि ये जो ब्यात में तो ये काम कर लिया जाए जिससे कि सही तरीका रहता है, तो ब्याने के बाद में अब आप जो है बच्चे की देखभाल कैसे कर रहे हैं? सर, बच्चे की देखभाल करते हैं कि उसकी नाल में कहीं कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उसको पक ना जाए, इसी तरह की देखभाल करते हैं। उसको रोज नहलाना होता है, दूध समय से पिलाना होता है, और कोई बीमारी उसके अंदर ना आने पाए। मतलब ये सब चीजें आप देखते रहते हैं जिससे किसी भी तरीके से आपके उस छोटे से नन्हे से पशु में कोई नुकसान ना हो। ब्रजकिशोर जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अगर आप हमारा कार्यक्रम देखते रहेंगे और सब चीजों को समझते रहेंगे तो आप जीवन में आगे अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, खुशहाल होंगे, आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे। इसलिए हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। नमस्कार।